हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू खत्री ट्यूशन क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ MCQs फॉर चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो अगर आप तक आपने पार्ट 1 इन MCQs का नहीं देखा है तो जाइए और जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको यहाँ के पार्ट 1 का लिंक ज़रूर मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. So the first question is, occasionally a single gene may express more than one effect. जब एक सिंगल जीन की वजह से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट एक्सप्रेस होते हैं तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलेलिज्म, मोज़ैसिज्म, प्लियोट्रॉपी और पॉलीजीनी. तो जब एक सिंगल जीन की वजह से मोर देन वन इफेक्ट एक्सप्रेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीजीनी और पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस. पॉली मीन्स मैनी और जीनी हमारा आ गया जीन. तो एक सिंगल जीन से जब मैनी इफेक्ट हमारे कॉज होते हैं तो हम इसको बोलते हैं पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. The color-based contrasting in 7 contrasting pairs studied by Mendel in pea plant were. ये आप सब लोगों को पता होगा कि भाई मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो पी प्लांट पे किया था और उस पी प्लांट के लिए उसने जो कैरेक्टर्स और अपनी ट्रेट्स ली थी वो कैरेक्टर्स लिए थे उसने 7 और ट्रेट्स में उसने लिया था हमारा डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट्स. यानी कि डोमिनेंट जो खुद को एक्सप्रेस कर पाती है एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी, और रेसेसिव जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही खुद को एक्सप्रेस कर पाती है. तो उसने वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स में से कलर बेस्ड कौन कौन से लिए थे. तो आइए देखिए, पहले कलर बेस्ड के लिए उसने 7 कैरेक्टर्स हमारे कौन से लिए थे. 7 कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसने लिया था सीड शेप, देन सीड कलर, थर्ड उसने लिया था फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, फिफ्थ था पॉड कलर, पॉड शेप, और लास्ट उसने लिया था स्टेम हाइट. को. अब इसमें भी उसने क्या देखा था? ट्रेट्स देखे थे कि भाई इनमें से कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव है. तो सीड शेप की अगर हम बात करें तो सीड शेप में उसने लिया था एक राउंड और सेकंड आ गया था उसका रिंकल्ड. कौन सी आ गई सीड शेप? राउंड और रिंकल्ड. राउंड जाएगी डोमिनेंट में और रिंकल्ड जाएगी रेसेसिव में. सीड कलर की बात करें तो सीड कलर उसने लिया था येलो और रेसेसिव में आएगा ग्रीन. तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर उल्टा है कि ग्रीन कलर के जो सीड है, जो दाने हैं मटर की, ग्रीन वाले दाने रेसेसिव में हैं जबकि येलो वाले आएंगे हमारे डोमिनेंट के अंदर. नेक्स्ट देखते हैं फ्लावर कलर लिया था वॉयलेट और रेसेसिव में आएगा हमारा वाइट. फ्लावर पोजीशन है एक्सियल और टर्मिनल. नेक्स्ट आ जाएगा हमारा पॉड कलर हमारा आ जाएगा ग्रीन और यहाँ पर आ जाएगा रेसेसिव में येलो. पॉड शेप आ जाएगी फुल और रेसेसिव में आ जाएगी कॉन्स्ट्रिक्टेड. यानी कि ये शेप हमारी आ गई है यहाँ पर फुल, और इस तरह की शेप जो आएगी हमारे पी की, दिस इज कॉन्स्ट्रिक्टेड शेप. देन वी हैव स्टेम हाइट अगर टॉल है तो आ जाएगा डोमिनेंट और अगर ड्वार्फ है तो ये आ जाएगा हमारा
रेसेसिव में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कलर बेस्ड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हमारी कौन सी हैं इन 7 में से। तो कलर बेस्ड हमारी कौन सी आ गई? सीड कलर, वी हैव फ्लावर कलर एंड वी हैव pod color, that means 3. So option number C, 3 is the correct answer. Let's see the next one. Dash pairs of contrasting traits were studied by Mendel in pea plant. अब pea plant में उसने कितने contrasting traits study किए थे? तो हमारे पास कितने हैं? We have 7 contrasting traits. That means option number B is the correct answer. Let's move on to the next. Which of the following characters was not chosen by Mendel? इनमें से कौन सा उसने चूज नहीं किया था? पॉड शेप भी था, पॉड कलर भी था, लोकेशन ऑफ फ्लावर इज दैट इज फ्लावर पोजिशन जो हमने देखा था, लोकेशन ऑफ पॉड वहाँ पर नहीं था, उसने पॉड की कोई भी लोकेशन नहीं बताई थी। तो यहाँ पर पॉड की लोकेशन नहीं है, वी हैव फ्लावर पोजिशन। तो फ्लावर पोजिशन थी लेकिन पॉड की नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेसेसिव एलील इज एक्सप्रेस्ड इन, देखो रेसेसिव एलील है या फिर हमारे पास आएगा डोमिनेंट। तो डोमिनेंट अलील खुद को एक्सप्रेस कर सकता है एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी। हेट्रोजाइगस कंडीशन मान लो हमारे पास स्मॉल टी और कैपिटल टी है। इसमें क्या होगा कि जो हमारा स्मॉल टी है यानी कि ये टॉल के लिए, तो ये हमारा आएगा टॉल। क्यों? क्योंकि ये खुद को एक्सप्रेस कर सकता है एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी। क्या इस टी ने, स्मॉल टी ने खुद को एक्सप्रेस किया? नहीं किया। हमारा स्मॉल कैपिटल टी किसके लिए है? टॉल के लिए, और ये आ जाएगा ड्वार्फ के लिए। क्या ये खुद को एक्सप्रेस कर पाया? नहीं कर पाया। यानी कि डोमिनेंट अलील हमारा एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, जबकि अगर हम एक रेसेसिव अलील यानी कि हम इसकी बात करें तो ये रेसेसिव अलील कब खुद को एक्सप्रेस कर पाता है? जब वो एक होमोजाइगस कंडीशन में हो। दैट मीन्स होमोजाइगस कंडीशन ओनली एक रेसेसिव अलील खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है बिटवीन 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स। 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्रॉस है, ये दोनों हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास। परसेंटेज ऑफ प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन विल बी। F1 जनरेशन सिर्फ हमने निकालनी है। तो F1 जनरेशन में वो पूछ रहा है कि जो प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल है उसकी परसेंटेज क्या है। तो क्या करना है? सिर्फ F1 जनरेशन निकालनी है, क्रॉस कर दो। क्रॉस करना है या पुनेट स्क्वायर बना के करना है, जैसे मर्जी चाहो कर सकते हो, बहुत इजी है। पुनेट स्क्वायर बना के बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप लोग इस तरह से भी क्रॉस करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब वो पूछ रहा है प्योर होमोजाइगस। तो प्योर होमोजाइगस हमारे पास एक ये भी है और प्योर होमोजाइगस हमारे पास एक ये भी है, यानी कि हाफ हमने इसमें से अलग कर दिए और हाफ हमारे पास कौन से बचे? ये दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले, यानी कि 50% हमारे आ गए कि कौन से? प्योर होमोजाइगस वाले इंडिविजुअल्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the probability of production of dwarf offsprings in a cross between 2 heterozygous tall tea plants? अब अगर 2 heterozygous इंडिविजुअल्स के अंदर, पी प्लांट्स के अंदर ही अगर हम क्रॉस कराते हैं तो ये पूछ रहा है ड्वार्फ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है, यहीं से देखो। यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों ही इंडिविजुअल्स लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन के लिए। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि ड्वार्फ की कितनी परसेंटेज निकलेगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमारे पास ड्वार्फ ये वाला है, ड्वार्फ और रेसेसिव। तो कितनी परसेंटेज आई टोटल 4 में से? 25%। दैट मीन्स 25% इज द करेक्ट आंसर।
तो हमारे ड्वार्फ की ऑफस्प्रिंग हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ गई 25%. Let's move on to the next question. What can be the blood group of offspring when both the parents have AB blood group? अगर मदर भी AB ब्लड ग्रुप है और फादर भी AB ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होगा? क्रॉस कर लो, AB को क्रॉस करना है. AB के लिए क्या लोगे हमारे पास? वी हैव ओनली IA और IB. IA IB पुनेट स्क्वायर बनाओ और जल्दी से इसको क्रॉस करके देखो क्या आएगा हमारे पास. ये आ गया IA यानी कि आ गया हमारे पास A. IB हमारे पास दूसरा ब्लड ग्रुप आ गया कौन सा? B. देन वी हैव अगेन IB और IB. दैट मीन्स ब्लड ग्रुप AB ऑल्सो और B. हमारे पास ये 3 ब्लड ग्रुप आए हैं A, B एंड AB. दैट मीन्स ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर. तो अगर फादर और मदर का ब्लड ग्रुप AB होगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप A, B और AB हो सकता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द बिलो पेडिग्री कंक्लूड? पेडिग्री एनालिसिस कर रहे हैं, पेडिग्री चार्ट है आपके पास बना हुआ. तो पेडिग्री चार्ट के लिए हमारे पास 2 ही चीज़ होती हैं, ऑटोजोमल और सेक्स लिंक्ड. ऑटोजोमल भी हमारा डोमिनेंट और रेसेसिव में होता है और सेक्स लिंक्ड भी हमारा डोमिनेंट और रेसेसिव में होता है. डोमिनेंट हमारा होता है जिसमें कोई भी जेनरेशन गैप नहीं होता है और यहाँ पर हमारा जेनरेशन गैप प्रेजेंट होता है, कोई भी जनरेशन गैप नहीं. यानी कि अगर मैं देखूं, दिस इज आवर फर्स्ट जनरेशन, ये आ गई हमारी सेकेंड जनरेशन और ये आ गई हमारी थर्ड जनरेशन. तो हमें क्या देखना है? ये हमारा क्या है? दिस इज आवर मदर एंड दिस इज फादर. अब जब इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हुई तो हमारा आया कौन? एक डॉटर सेकेंड जनरेशन के लिए. फिर हमारे पास ओके दिस इज आवर सेकेंड जनरेशन. एक मिनट, ये आ गई हमारी सेकेंड जनरेशन और ये है हमारी थर्ड और ये वाली आएगी हमारी फोर्थ जनरेशन. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? फर्स्ट जनरेशन में है डिजीज़ है, ठीक है. क्या सेकेंड जनरेशन में डिजीज़ है? नहीं है. यानी कि क्या आ गया? जनरेशन गैप आ गया. तो मैं बोल सकती हूँ कि ये वाली डिजीज़ मेरी आएगी रेसेसिव वाली. अब हमें देखना है कि क्या वो ऑटोजोमल है या वो सेक्स लिंक्ड है. ऑटोजोमल यानी कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों को ही डिजीज़ हो रही है और सेक्स लिंक्ड जिसमें कि मदर से वो डिजीज़ जा रही है सन के अंदर, सन से वापस से एक फीमेल के अंदर, या फिर फादर से जा रही है डॉटर में और डॉटर से फिर से जा रही है एक मेल के अंदर. तो क्या यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं. यहाँ तो पहले ही जनरेशन गैप आ गया है सेकेंड वाली जनरेशन में. दैट मीन्स ये हमारी कौन सी आई? ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज. तो ऑटोजोमल रेसेसिव, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टडी द पेडिग्री एनालिसिस एंड फाइंड दैट द ट्रेट इज. अब यहाँ पर भी देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये ऑटोजोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है. ऑटोजोमल के लिए हमें क्या देखना है कि वो सब में जा रही है और सेक्स लिंक्ड के लिए हमें देखना है कि वो मदर से एक सन में जा रही है. लेकिन यहाँ पर क्या जा रही है? देखो यहाँ पर डॉटर में भी जा रही है, ठीक है. यानी कि ये सेक्स लिंक्ड तो नहीं है. ये हमारी आ गई ऑटोजोमल डिजीज, ये हमारी आ गई ऑटोजोमल. अब हमें देखना है कि क्या ये डोमिनेंट है या ये रेसेसिव है. तो ये फर्स्ट जनरेशन आ गई, दिस इज सेकेंड एंड दिस वन इज आर थर्ड जनरेशन. तो भाई फर्स्ट जनरेशन में भी डिजीज़ है, सेकेंड जनरेशन में भी डिजीज़ है और थर्ड जनरेशन में भी है. तो ये आ गई ऑटोजोमल डोमिनेंट. तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑटोजोमल डोमिनेंट इज द करेक्ट आंसर.
Let's move on to the next. Which of the following disorder is also called as the royal disease? रॉयल डिजीज किसको कहते हैं और क्यों रॉयल डिजीज कहा जाता है? क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया को हुई थी, और क्वीन विक्टोरिया इसकी हुई नहीं थी, एक्चुअली वो उसकी कैरियर थी, वो कैरी फॉरवर्ड कर रही थी इस डिजीज को. तो अगर इसके लिए आपको एक डिटेल लेक्चर चाहिए तो मैं इसी अपने सेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक क्विक रिवीजन के नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो ज़रूर जाइएगा और उस वीडियो को देखिएगा, जहाँ पर मैंने जेनेटिक डिसऑर्डर में आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को कंप्लीटली आपको बताया हुआ है. तो यहाँ पर देखना है कि रॉयल डिजीज़ कौन से डिजीज़ है. तो रॉयल डिजीज़ होती है हमारी हेमोफीलिया डिजीज़, जिसको कि हम ब्लीडर्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं. ये किसकी वजह से हुई थी? ये हुई थी क्वीन विक्टोरिया की वजह से. और क्वीन विक्टोरिया क्या थी? क्वीन विक्टोरिया इस डिजीज़ की कैरियर थी, वो कैरी फॉरवर्ड कर रही थी अपनी जनरेशन में, इसीलिए हम इसको रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इफ द फादर इन अ फैमिली हैज़ अ डिजीज़ while the mother is normal. अब फादर, ये आ गया, ये आ गई मदर. फादर हैज़ अ डिजीज़, फादर के पास कोई भी डिजीज़ है, तो मैं डिजीज़ को डी से डिनोट कर रही हूँ. while the mother is normal, मदर कंप्लीटली नॉर्मल है. The daughters only are inherited by this disease and not the son. सिर्फ और सिर्फ डॉटर्स के ऊपर अफेक्ट आ रहा है. सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर अफेक्ट आ रहा है? डॉटर्स के ऊपर. तो देखो सेक्स लिंक्ड हुई ना, फादर से किस में जा रही है? डॉटर में. तो ये आ गई हमारी सेक्स लिंक्ड. अब हमें देखना है कि वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है. तो इफ द फादर इन अ फैमिली हैज़ अ डिजीज while the mother is normal and the daughters only are inherited by this disease and not the son. मतलब कुछ में हो रहा है और कुछ में नहीं हो रहा है, तो इसका क्या होगा? ये हमारी आएगी सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज. कुछ हमारे ऑफस्प्रिंग्स में कॉज हो रहा है, लेकिन हो रहा है क्योंकि वो सेकेंड जनरेशन में हमारी जा रही है. फर्स्ट जनरेशन में भी डिजीज है और सेकेंड जनरेशन में कौन सी है अफेक्टेड? हमारी डॉटर्स अफेक्टेड है, बट नॉट द सन. लेकिन अफेक्टेड तो है ना सेकेंड जनरेशन भी, इसीलिए ये हमारा आएगा सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Cystic fibrosis is an autosomal recessive genetic disorder. ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारा ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, वी नो दैट, जिसमें कि म्यूकस का सिक्रीशन हो जाता है ज़्यादा. व्हाट आर द चांसेस दैट द चाइल्ड वुड हैव द डिजीज इफ एनी वन ऑफ द पेरेंट, या तो मदर या फिर फादर, अगर इनमें से कोई भी एक कैरियर है सिस्टिक फाइब्रोसिस का, तो what are the chances that the child would have the disease? बना लो पेडिग्री अपना, जिस तरह से भी आप करना चाहो क्रॉसिंग के लिए. अगर हमारा ये कैरियर है सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए और हमारी जो मदर है वो कैरियर नहीं है, क्योंकि उसने क्या कहा है? ईदर मदर और फादर, कोई भी एक अगर कैरियर है, तो इसको बना लेते हैं यहाँ पर पुनेट स्क्वायर में. एक्स सी वाई, देन वी हैव एक्स एक्स. तो ये क्या आ गया हमारे पास? एक्स सी एक्स एक्स एक्स, और ये हमारा आ जाएगा एक्स वाई एक्स वाई. तो cystic fibrosis is an autosomal recessive genetic disorder. So what are the chances that the child would have the disease? तो क्या किसी चाइल्ड में डिजीज आई? नहीं आई. ये डिजीज नहीं है, ये क्या है? ये एक कैरियर है. अगर हमारे दोनों ही एक्स पर वो डिजीज आती तो हम बोल सकते थे कि भाई उसको डिजीज हुई है, लेकिन ये क्या बनी है? ये जो गर्ल यहाँ पर है ये सिर्फ और सिर्फ कैरियर ही कैरी फॉरवर्ड करेगी, ये डिजीज नहीं है. दैट मीन्स 0% इज द करेक्ट आंसर.
लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगर ऐसे कोई भी आपको दिक्कत लगती है ना तो फटाफट हर एक चीज़ के लिए पनिट स्क्वायर बना के देख लिया करो। पीपल सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस फेल टू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दी टू कलर्स। जो कलर ब्लाइंडनेस है उनको कौन से दो कलर्स नहीं दिखते हैं, जल्दी से सोचो। उनको कलर नहीं दिखते हैं रेड और ग्रीन, और इसी वजह से उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनाया जाता है। तो ये तो नॉर्मल है। लेट्स सी द नेक्स्ट, क्योंकि वो ट्रैफिक लाइट्स को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। व्हेन कैन अ फीमेल बी कलर ब्लाइंड? एक फीमेल कलर ब्लाइंड कब होगी? तो ये आपके पास उसके ऑप्शंस हैं। व्हेन द फादर हैज़ नॉर्मल विजन एंड द मदर इज़ अ कैरियर। अब अगर मदर एक कैरियर है, इसमें आप इस कंडीशन में क्या करोगे, आप फटाफट सबके सब ना बनाकर देख लोगे पनेट स्क्वायर से कि किस में क्या हो रहा है। यहीं से शुरू करते हैं। फादर हैज़ नॉर्मल विजन एंड द मदर इज़ अ कैरियर। मदर कैरियर है बस, और फादर के पास नॉर्मल विजन है। वो पूछ रहा है व्हेन कैन अ फीमेल बी कलर ब्लाइंड? कब होगी एक फीमेल कलर ब्लाइंड? तो ये देखो, ये हमारे पास क्या आया है, बॉय आया है, फीमेल नहीं आई है। नॉर्मल है नहीं है, दैट मीन्स दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। फादर हैज़ नॉर्मल विजन एंड द मदर इज कलर ब्लाइंड। अब मदर कलर ब्लाइंड है तो दोनों ही एक्स पर हमारा आ जाएगा कलर ब्लाइंड के लिए जीन। इसको भी फटाफट करके देखो, XCY, XCX और XCY। इसमें भी हमारे बॉयज़ अफेक्टेड हुए हैं, फीमेल यानी कि डॉटर अफेक्ट नहीं हुई है। दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन। फादर इज कलर ब्लाइंड एंड द मदर हैज़ अ नॉर्मल विजन। फादर इज कलर ब्लाइंड जबकि जो मदर है वो नॉर्मल है। इसको भी करके देखो, XY, XCX और XY। दिस इज ऑल्सो दी रॉन्ग ऑप्शन। दैट मीन्स यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा जिसमें कि फादर कलर ब्लाइंड है। फादर कलर ब्लाइंड है और मदर भी हमारी क्या है, कैरियर है। तो कैरियर के लिए हमने सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पर ले लिया कलर ब्लाइंड का जीन। अब इसको बना लो, ये आ गई हमारी फीमेल भी कलर ब्लाइंड, ये वाली XC। तो अगर हमारा फादर कलर ब्लाइंड होगा और मदर कैरियर होगी तो हमारी फीमेल कलर ब्लाइंड यानी कि जो डॉटर होगी वो कलर ब्लाइंड होगी। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। What percentage of children are color blind if their father is color blind? What percentage of children and the mother is a carrier for color blindness? देखो ये क्वेश्चन वही है पीछे वाला, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बोल रहा है, फादर इज कलर ब्लाइंड एंड मदर इज कैरियर। तो बच्चों की कितनी होगी कलर ब्लाइंडनेस के लिए? लेट्स सी दिस वन। फादर इज कलर ब्लाइंड एंड मदर इज अ कैरियर। कितना परसेंटेज आया है हमारे पास? हमारे पास एक कंडीशन ये आई है जिसमें कि डॉटर है डिजीज्ड, और एक हमारे पास आया है XCY जिसमें कि सन भी है। बाकी दोनों हमारे क्या है, ये हमारा नॉर्मल वाला है और ये हमारा है कैरियर, यानी कि 50-50%। इसमें क्या पूछ रहा है, आर कलर ब्लाइंड, दैट मीन्स 50% बच्चे हमारे कलर ब्लाइंड निकले हैं, जिसमें कि एक हमारा सन है और एक डॉटर है, एक मेल है और एक फीमेल है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन बीइंग अ कैरियर ऑफ हेमोफीलिया? कितने परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन है उनको हेमोफीलिया होता है इफ देयर मदर इज अ कैरियर एंड द फादर इज अ नॉर्मल मैन? फादर नॉर्मल है, क्रॉस करा लो। XH हमारा आ गया हेमोफीलिया के लिए, आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर आ गया XY, तो देखो ये आ गया XH, XHY, देन वी हैव XX और XY। व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन? तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारा आया है कैरियर, और इसने किसके लिए पूछा है, ऑफ चिल्ड्रन बीइंग अ कैरियर ऑफ हेमोफीलिया, कैरियर के लिए ही पूछा है। तो कैरियर तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 25% है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा डिजीज्ड वाला है। दैट मीन्स 25% इज द
Correct answer. Let's see the next one. How many genotypes of sickle cell anemia are possible in a population? सिकल सेल अनीमिया के कितने जीनोटाइप्स पॉसिबल है? तो सिकल सेल अनीमिया किसकी वजह से होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से। हेमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड बनना था, लेकिन बनता क्या है? वलीन। तो हम देख लेते हैं इसको HbA और HbA हम ले लेते हैं किसके लिए? नॉर्मल के लिए जीनोटाइप। तो दिस इज आवर जीनोटाइप फॉर नॉर्मल। कैरियर वाला ले लो HbA और इसको हम ले लेते हैं HbS जो कि सिकल सेल एनीमिया के लिए है। तो ये आ जाएगा हमारा कैरियर। एक और कंडीशन बनती है हमारी, कौन सी? HbS और HbS की कंडीशन, जो कि हमारा आएगा डिजीज्ड। यानी कि we have 3 types of genotype for sickle cell anemia. Option number C. That means 3 genotypes are possible for sickle cell anemia in a population. Let's see the next one. In which of the following places thalassemia is not common? यानी कि थैलेसीमिया इनमें से कहाँ पर नहीं होता है? तो थैलेसीमिया नहीं होता है नॉर्थ अमेरिका में। बाकी इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट ऑफ अफ्रीका, मेडिटेरियन, इन तीनों ही जगह पर थैलेसीमिया हमारा कॉमन है। नहीं कॉमन है तो कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स थैलेसीमिया इज कॉज्ड? थैलेसीमिया अगर याद हो आपको तो थैलेसीमिया को हम बोलते हैं कौन सा डिसऑर्डर? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी पर फर्क पड़ता है हमारे आरबीसीज की। तो किसकी वजह से होता है ये? डिफेक्ट्स इन आरबीसीज। आरबीसी में डिफेक्ट आ जाता है तो हमारा थैलेसीमिया हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो. बाय बाय, गुड लक.